अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल लर्निंग अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी में वो है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ये जो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर पहली मर्तबा कैरोलस लीनियस ने दिया, और ये इस वजह से दिया क्योंकि पहले कॉमन नेम की वजह से मुश्किलात पेश आ रही थी। एक ही एनिमल के लोकल नेम मुख्तलिफ हो रहे थे। इनके लिए वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए साइंसदानों ने, खासकर कैरोलस लीनियस ने नॉमेनक्लेचर का आगाज़ किया। इसमें एक जानदार के दो नेम होते हैं, एक पहला वाला जीनस और दूसरा वाला जो है स्पीशीज़ का नाम होता है। उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम। अब इनकी कुछ मिसाल है, जैसे कि ऑनियन प्लांट है, प्लांट के कुछ मिसाल दी। और ऑनियन प्लांट का जो बायोलॉजिकल नेम है या साइंटिफिक नेम वो है एलियम सीपा। अब ऑनियन को हम प्याज भी कहते हैं, उनके अलावा हम इसे गांडा भी कहते हैं, बसल भी कहते हैं, बसल। ये लोकल नेम। तो ये लोकल नेम की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक ही बायोलॉजिकल नेम दिया जिसको हम कहते हैं एलियम सीपा। ये पूरी दुनिया में इस नेम से जाना जाता है, बसल, एलियम सीपा, जिसको ऑनियन भी कहते हैं। दूसरा जो प्लांट है वो मैंगो प्लांट, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंगीफेरा इंडिका, और लास्ट में एल दिया हुआ, ये बाद में मैं आपको बता दूँ। तीसरा जो है वो है नीम प्लांट, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो एजाडिरेक्टा इंडिका, जिसको हम नीम कहते हैं। चौथा है रेड रोज़, जो गुलाब कहते हैं हम, गुलाब का गुल, उसका जो साइंटिफिक नेम वो रोज़ा इंडिका, जिसको हम रेड रोज़ कहते हैं। और कुछ एनिमल्स के भी साइंटिफिक नेम है, जैसे कि फ्रॉग, जिसको हम राना टिग्रिना कहते हैं, पहले भी हम पढ़ के आए हैं। कैट है, जिसको हम फीलस कैटस कहते हैं, साइंटिफिक नेम। और तीसरा हाउस फ्लाई है, जिसको हम मस्का डोमेस्टिका कहते हैं, बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम। अब प्रिंसिपल्स फॉर बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब प्रिंसिपल्स क्या हैं नॉमेनक्लेचर के, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब आप देख सकते हैं, जब भी हम प्रिंटेड शक्ल में देते हैं तो उन नेम को हम जो है ना थोड़ा इटलाइज करते हैं, मतलब इटैलिक फॉर्म में करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा इटैलिक फॉर्म में लिखा है, और ये एक प्रिंसिपल है, इटैलिक फॉर्म में लिखना लाजमी है। और दूसरा ये है कि इनका जो पहला जीनस नेम होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, और जो स्पीशीज़ नेम होता है वो स्मॉल लेटर में होता है। इनके साथ साथ एक ये भी होता है कि जो स्पीशीज़ साइंसदान डिस्कवर करते हैं, बायोलॉजिकल नेम देते हैं, वो आखिर में अपने नाम भी ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंगो प्लांट है, तो यहाँ पे दिया हुआ है मैंगीफेरा इंडिका एल शो करा है लीनियस को, जो कैरोलस लीनियस है, उसने ये नाम दिया बायोलॉजिकल। और जब हम हैंड राइटिंग में, जैसे अभी मैंने लिखा है, मैंने तो अभी मुझे, तो जब हम हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो हम इटलाइक नहीं लिखते, हम उसको अंडरलाइन करते हैं नीचे, जब हैंड राइटिंग में लिखा जाए। इनके साथ साथ एक और पॉइंट है, वो ये है कि जब हम किसी बायोलॉजिकल नेम को बार बार लिखें एक ही को, तो उसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। अब जैसे रोज़ा इंडिका लिखा है, तो हम सिंपली रोज़ा और इंडिका की जगह रोज़ा आई लिख सकते हैं, या आर लिख के आखिर वाला नाम इंडिका लिख सकते हैं, आर इंडिका, सिंपल, जब बार बार रिपीट हो। तो ये प्रिंसिपल थे बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब हम सब टॉपिक की बात है कंजर्वेशन। दूसरा जो टॉपिक हमारा मेन वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जैसे कि प्लेन्स भी पाए जाते हैं, डिज़र्ट्स भी, फॉरेस्ट भी, हिल्स भी, प्लेटियस भी। अब ये जो डिफरेंट डाइवर्सिटी है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटाट भी है, डाइवर्सिफाइड हैबिटाट भी है, और ये सपोर्ट करते हैं रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ फाना एंड फ्लोरा। फाना बायोलॉजिकल टर्म है, जिसको हम एनिमल्स में काउंट करते हैं, और फ्लोरा जिसको हम प्लांट्स कहते हैं। तो डिफरेंट हैबिटाट में डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। अब एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, मतलब बंजर और जिसमें कम जो है ना सरजमीन हो, तो वो तकरीबन 80% टोटल लैंड एरिया पाकिस्तान की कवर करते हैं, जिसमें सिग्निफिकेंट पोर्शन बायोडाइवर्सिटी का है। उनके साथ साथ जो थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड प्लांट है, और जो एनिमल स्पीशीज़ है, वो इस वजह से क्योंकि ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन होती है, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटाट होता है, सैलिनिटी ज़्यादा होने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, या ओवर ग्रोजिंग या सॉइल एरोजन, इनकी वजह से जो है ना स्पीशीज़ जो है एंडरजेड होती है या थ्रेटेंड होती है। अब है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन सिंपली इज़ द वे ऑफ केयरिंग, सेविंग द स्पीशीज़ इनहेबिट ऑन अर्थ फ्रॉम डेंजर्स।
जो ज़मीन पे स्पीशीज़ रह रही है उनको हम केयर करें, सेव करें डेंजर से, जो ज़मीन पे रह रही हैं कोई भी ख़तरे से हम केयर करें, सेव करें, उनको हम कंजर्वेशन कहते हैं। अब रीजंस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, वजह क्या है हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। पहली ये है कि ह्यूमन शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ इट्स बेनिफिट फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज एंड बायोलॉजिकल रिसोर्स विच आर एसेंशियल टू लिव अवर लाइफ। मतलब कहने का अपने बेनिफिट के लिए, इंसान अपने बेनिफिट के लिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है ताकि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और सर्विसेज है वो अच्छे से इस्तेमाल कर सके। एसेंशियल टू लाइफ लिव अवर लाइफ, मतलब इंसान की ज़िंदगी के लिए ये बायोलॉजिकल रिसोर्स और सर्विसेज बहुत ज़रूरी है। अगर हम कंजर्व नहीं करें तो इंसान का सर्वाइवल और दूसरे जानवर सर्वाइव खतरे में पड़ सकता है। बायोडाइवर्सिटी बूस्ट इकोसिस्टम प्रोडक्टिव, जबकि हम जब भी बायोडाइवर्सिटी जो इंक्रीज़ करेंगे तो वो इकोसिस्टम की प्रोडक्ट को बूस्ट करता है। वेयर ईच स्पीशीज़ ईजिली सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, जहाँ पे जो हर स्पीशीज़ है आसानी से सर्वाइव कर सके अपनी जगह में। जैसे फूड चेन एंड इकोसिस्टम इम्बैलेंस्ड इफ़ वन विल नॉट कंजर्व बायो, फूड चेन और इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा अगर हम जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं करेंगे, तो बचाएंगे नहीं तो। तीसरी पॉइंट है विथ मोर प्लांट्स ट्रीज एनिमल्स द सॉइल इम्प्रूव्ड एंड बिकेम स्ट्रॉन्गर। जैसे जैसे हम ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, ट्रीज़ लगाएंगे और एनिमल्स बढ़ाएंगे, इसी तरह से वो सॉइल भी इम्प्रूव होगी और स्ट्रॉन्गर मजबूत बनेगी। लेस प्रोन टू इरोजन, जैसे मजबूत है इरोजन कम होगी, ड्रॉट कम होगी और फ्लोटिंग भी कम होगी, जैसे हम प्लांट और ट्रीज़ को और एनिमल्स को बढ़ाएंगे तो। अब चौथा जो सब टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। कौन से प्रॉब्लम्स है जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व में पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जैसे लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल इशू ऑन द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकर्स एंड सिविल सोसाइटी, मतलब इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे जो है ना अवेयरनेस की कमी की वजह से डिसीजन मेकर्स और सिविल सोसाइटी में इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे अवेयरनेस की कमी की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं बायोडाइवर्सिटी में कंजर्व की वजह से पाकिस्तान में। वीक गवर्नेंस, वीक कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड लैक ऑफ फंडिंग्स, दीज आर ऑल problems associated to conserve biodiversity in Pakistan. Problems associated to conserve biodiversity due to human intervention. Human मुदाखलत करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व में प्रॉब्लम्स क्रिएट। जैसे मेन पॉइंट है द मेन इज़ द फैक्टर विच इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं बायोडाइवर्सिटी के डिस्ट्रक्शन में। अब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बायोडाइवर्सिटी कैसे अफेक्ट है इसमें दिए, जैसे पहला जो है वो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे बिल्डिंग बढ़ती है और फॉरेस्ट ख़त्म होते हैं, इनकी वजह से हैबिटेट लॉस होता है और बायोडाइवर्सिटी पे असर पड़ता है। चौथा है दूसरा है डिफॉरेस्टेशन, इसमें सॉइल इरोजन होती है, प्लांट लाइफ डिस्ट्रॉय होते हैं, जो बरसात कम होती है और क्लाइमेट चेंज भी होता है, जिसकी ये सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। तीसरी पॉइंट है पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। और चौथा है ओवर हंटिंग, जैसे डायरेक्ट किलिंग करते हैं वाइल्ड एनिमल्स, ये सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एरो से अब ये मैंने एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें दिखाया गया काजेज़ ऑफ एनिमल एक्सटिंक्शन, जो पाई चार्ट में दिखाया गया। अब ये पेन से मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मैंने जो 39% लिखा है, ये एरिया जो कवर होता है तकरीबन, वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से बायोडाइवर्सिटी अफेक्टेड होती है। तो या बायोडाइवर्सिटी काजेज़ ऑफ एनिमल एक्सटिंक्शन, मतलब मेन जो 39% है वो हैबिटेट के डिस्ट्रक्शन की वजह से एनिमल एक्सटिंक्शन मतलब है एनिमल जो पहले थी या जो वजह बने सारी की सारी स्पीशीज़, जैसे अब डायनासोर का मिसाल दे, पहले थी अभी डायनासोर नहीं है तो वो अब एक्सटेंट हो चुकी है। लेकिन अब कुछ ऐसे एनिमल्स है जो एक्सटेंट के करीब है, तो उनकी वजह क्या है, एक तो 39% मेन जो है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है और 23% जो है वो हंटिंग एंड अदर टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल किलिंग, मतलब जो शिकार करते हैं। 29% ये वजह एनिमल के एक्सटेंशन की। 36% है वो इंट्रोडक्शन टू इन्वेजिव स्पीशीज़, मतलब ऐसी स्पीशीज़ को हम दाखिल करें जहाँ पे उसका हैबिटेट उनको ना सर्वाइव, दूसरी स्पीशीज़ को नुकसान पहुँचाए, तो 36% ये भी है। 2% ऐसे है जो अदर काजेज़ हैं। तो ये एक पाई चार्ट से हमने काजेज़ बताए एनिमल एक्सटिंक्शन में। अब जो आखिरी टॉपिक है हमारा वो है डिफॉरेस्टेशन
causes, deforestation causes and its effect on biodiversity. Deforestation क्या है? The cutting down of trees for the conversion of forest into non-forest land is known as deforestation. मतलब फॉरेस्ट को हम कट करें नॉन फॉरेस्ट लैंड तक, तो उनको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब काजेज क्या है डिफॉरेस्टेशन के? डिफॉरेस्ट के जो काजेज है, जैसे माइनिंग है, जैसे पेपर मेकिंग, पेपर जो हम बनाते हैं वो लकड़ियों से बनाते हैं और वो फॉरेस्ट से हमें से मिलती है। अर्बनाइजेशन है, अब जैसे 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 शहर बनते हैं तो वो अपने जो है ना लैंड कम पड़ जाती है तो जगहें बनाते हैं, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है ना क्या कहते हैं इसको, फैक्ट्रियाँ वगैरह, तो वो अर्बनाइजेशन में आ जाता है। वहाँ पे फिर मजबूरन फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है लैंड के लिए। टिम्बर है और रोड बनाते हैं कहीं कहीं पे, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन है, लाइव स्टॉक ब्रीडिंग है। अब इफ़ेक्ट्स क्या है डिफॉरेस्टेशन के? ये तो डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट विद द ग्रेट लॉस इन बायोडाइवर्सिटी। अब कैसे? ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से इन्वायरमेंट जो कंसंट्रेशन है ग्रीन हाउस गैसेस की वो बढ़ जाती है। ग्रीन हाउस गैसेस में क्या आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स एंड नाइट्रस ऑक्साइड, और ये आगे चल के ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है। इनमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से जो है ग्लेशियर जल्दी मेल्ट होते हैं, इस वजह से फ्लडिंग भी होती है और ये रीज़न बनता है हैबिटेट लॉस का और वाइल्ड लाइफ लॉस होती है यहाँ पे। और यहाँ पे आगे चल के सॉइल एरोजन भी होती है, रेनफॉल भी लो होती है, ट्रांसपिरेशन भी नहीं होने के बराबर होती है। ये सारी की सारी वजूहत होती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। एंडेंजर्ड स्पीशीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एंटरटेनमेंट और फूड, एनिमल्स आर बिकमिंग एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड को कहते हैं हम एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन फ्यूचर, मतलब जो स्पीशीज़ आगे चल के ख़त्म होने के ज़्यादा उनके रिस्क है। अब इनकी वजह क्या होती है? ये हम फूड के लिए, एनिमल्स को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनकी वजह से आगे चल के ये ख़तरे में पड़ जाती हैं, स्पीशीज़ जो है ना ख़त्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें जो है ना इंडस डॉल्फिन, इनकी स्पीशीज़ बहुत सिंध में कम हो गई है, इंडस रिवर में पाई जाती है। अगर हम ये एक्टिविटी ख़त्म नहीं करेंगे और इनको कंजर्व नहीं करेंगे तो ये स्पीशीज़ भी जो है ना क्या कहते हैं हम अभी जो है एंडेंजर्ड है वो आगे चल के एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक ये पूरा है।